स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग के जो प्री बोर्ड है उसी संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको जो भी वीडियोज़ अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। और ये जो प्रश्न मैं आपके लिए ला रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रखा जा रहा है और ये वो प्रश्न जो बहुत ही अनिवार्य हैं। हो सकता है एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी प्रश्न आपसे इनसे मैच कर जाए, इसलिए इनको हल्के में ना लें और इन प्रश्नों को आप अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करेंगे ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी हो और वे भी इनकी तैयारी सही तरह से कर पाएँ। तो चलिए हम जो हमारा प्रश्न है उनकी ओर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है भूगोल से संबंधित कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा बेंगलोर। दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा प्रश्न हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है जिसका नाम बदल दिया गया अभी। तो इसका उत्तर हमारा 7 हो जाएगा। इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है। तो इसमें सबसे रेशेदार फसल अर्थात जिससे हमको रेशा प्राप्त होता है, तो इसमें रेशेदार फसल की श्रेणी में हम कह सकते हैं कि कपास एक रेशेदार फसल है। बाकी जो चना है ये रबी फसल है। रबड़ जो है ये सदाबहार वनों में उगने वाला एक पौधा है जिनसे रबड़ प्राप्त होता है। और अगला जो दिया गया हमारा जो है बाजरा, ये रेशेदार फसल नहीं है। तो अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि लोयस किस प्रकार का संसाधन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और। तो आयरन किस प्रकार का संसाधन है। तो आयरन लोहा एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ज़मीन से जो लोहा प्राप्त किया था तो वो लोहा हमारा हेमाटाइट के रूप में होता है। उससे लोहा तैयार किया जाता है, जब सड़ जाता है गलता है उसको भी फिर गला करके हम लोहा तैयार कर सकते हैं। तो लोहा एक नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया है कि नागरिक से है सिविक से। तो इसमें कह सकते हैं कि कह रहा है इसमें कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में किसके पास है। समवर्ती सूची में कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बना सकता है, इसलिए राज्य विधानमंडल और केंद्र का संसद दोनों इस पर कानून बनाने के हकदार होते हैं। दोनों इस पर सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है। तो सामूहिक सरकार का उदाहरण भारत में मिलता है। कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में हाल फिलहाल तक सब वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि चीन एक ऐसा देश है ये, लेकिन यहाँ पर अधिकार दे दिया गया है, इसमें भी वोट देने का अधिकार यहाँ पर भी है। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो साम्यवादी देश है जहाँ पे वोटिंग की सिस्टम नहीं होती है, वहाँ पर एकात्मक सरकार होती है, तो वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं मान सकते हम। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे वह लोगों को ब्रेन वॉश करती है, इसी के नाम पे वोट मांगती है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फर्जी राष्ट्रवाद कहिए या छद्म राष्ट्रवाद, यही बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। इसकी जो नीतियां हैं वो आपको इसकी किताब है, एक किताब जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो उसकी जो विचारधारा उसको आपको समझ सकते हैं। उसका किताब का नाम है द बंच ऑफ थॉट्स। द बंच ऑफ थॉट्स, ये किताब जो है ये इनकी जो एजेंडे हैं उस एजेंडे को सत्यापित करती है। और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको इसकी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या छद्म राष्ट्रवाद या
या जो भी कर सकते हैं उसकी एक सामूहिक झलक मिल जाएगी और उससे पता चल जाए कि ये राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र को तोड़ने की विचारधारा है कि देश को बर्बाद करने की विचारधारा, वो समझ में आ जाएगी। लेकिन ये किताब इतनी आसानी से नहीं उपलब्ध है, और अगर ये पढ़ लोगे तो हो सकता है आप इस पर कंप्लेन कर तो आपको ही कई तरह की धाराओं में उलझा करके जेल में डलवा दिया जाए। इसमें अगला हमारा प्रश्न है कि श्रीलंका में कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? तो इस देश श्रीलंका दो प्रमुख समुदायों का देश है, एक सिंहली है, दूसरा तमिल है। तो सिंहली की आबादी जो है श्रीलंका में बहुल है सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो 74% हो जाएगी। और तमिल जो है, तमिल आबादी 18% है। वर्तमान में केंद्र में डैश की सरकार कार्यरत है, तो उसमें हो जाएगा एनडीए। इसका किसका सरकार है? एनडीए। बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन्हीं के सरकार हैं। वर्तमान विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार क्या है? वर्तमान विश्व में सबसे लोकप्रिय सरकार डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जिन भी देशों में है वहाँ तक लोकप्रिय होती है, लेकिन उस तरह से देश का विकास नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रश्न हमारा जो है वो प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में डैश शासन प्रणाली है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रेसिडेंशियल प्रणाली है जिसको हम कह सकते हैं, पर वहाँ पर एक ऐसी सरकार है जिसमें अध्यक्षात्मक है, मतलब पार्लियामेंट का अनुमति चलती है। वहाँ पर राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर होती है, प्रधानमंत्री उसमें महत्व नहीं रहता, प्रधानमंत्री के चुनाव भी नहीं किए जाते हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि फोर्ड कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहाँ बनाया था? फोर्ड कंपनी ने अपना पहला प्लांट, इसको कह सकते हैं कि पहला प्लांट फोर्ड कंपनी ने चेन्नई में लगाया था और ये 1995 में लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है? तो सबसे ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण असंगठित क्षेत्र में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है और उनको सही मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां 3 क्षेत्र में है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है, कब बनी? तो नई आर्थिक नीति 1991 में बनी। जब 1991 में उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बने थे और भारत WTO का मेंबर बना था। अगला प्रश्न हमारा जो है कि भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया कृषि है, क्योंकि खेती करना है ज़्यादातर जो हमारे देश का लोगों का मुख्य पेशा है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 2020 तक विश्व व्यापार संगठन के देशों की संख्या 164 मानी गई है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा जो दिया गया हम उसी के आधार पर चलेंगे। तो 164 ना मान करके हम कह सकते हैं कि जो उसके आसपास है तो इसके आसपास 150 मिलेंगे, 149। लेकिन 2020 तक जो है सदस्य राष्ट्र की संख्या 164 थी। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया गया कि भारत में डैश संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में बड़ी संख्या में असंगठित कर्मचारी काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि डैश के द्वारा किया जाता है या विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसको कह सकते हैं कि विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना पैसा लगाती है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो जाएगा। तृतीय को क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है हम उसकी ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा दिया है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मैगजीनी ने की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब की? इसका 1916 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है
कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना महात्मा गांधी ने की। तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा था। अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? अमेरिका में ब्रेटन वुड्स समझौता 1942 ईस्वी में हुई थी। तो यही हो जाएगा हमारा 1942। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है तो वो दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स है, उसकी ओर हम चलते हैं। तो भारत का पहला लौ एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। भारत में पहला लौ इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा जमशेदपुर। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 5 अप्रैल 1922 ईस्वी को। तो ये मैंने आपके समक्ष जो हमारा पिछले साल का जो प्री बोर्ड का प्रश्न था उसको रखा था, ताकि आपकी जो प्री बोर्ड से जो प्रश्न है वो आपको मिल जाए और आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में समस्याएं हैं उसको सही तरह से सुलझा सकें। तो